नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री काल के पूरे कर लिए हैं 9 साल। 9 साल में क्या कमाल और क्या सवाल, क्योंकि चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के कामों की, तारीफ हो रही है दुनिया में, लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं जो आरोप लगा रही हैं। राहुल गांधी अभी भी विदेश में आरोप लगा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, ये भी समझेंगे 9 साल में 9 बड़े कमाल प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या थे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, 9 साल में कौन सी 9 लैंडमार्क उपलब्धियां आप गिनाना चाहेंगे? 9 चुननी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो कभी सोचा ना था, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर देना, सपना पूरा करना। जो कभी सोचा ना था, 12 करोड़ शौचालय बनाकर इज्जत घर देना। जो कभी सोचा ना था, रसोई गैस का चूल्हा 9 करोड़ 60 लाख बहनों को मुफ्त कनेक्शन देना खाना बनाने के लिए। जो कभी सोचा ना था, हर घर को नल से जल 12 करोड़ घरों तक पहुंचाना। जो कभी सोचा ना था, 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में होना। जो कभी सोचा ना था, धारा 370 हटेगी, वो भी करके दिखाया। जो कभी सोचा ना था, बैंक खाता खुलेगा, डिजिटल पेमेंट होगी, वो भी किया। जो कभी सोचा ना था कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी, रक्षा उपकरण 1 लाख करोड़ से पार होगा, वो भी किया। और जो कभी सोचा ना था, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी किया। मैं मानता हूं आपकी बात कि ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो आलोचना करते हैं। तो वे विपक्ष वाले कह रहे हैं कि चीन हो गया, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, कर्नाटक की हार हो गई, ये सब दिखाते हैं कि 2024 बीजेपी के लिए मुश्किल है। आपको क्या लगता है? मैं एक एक का उत्तर दे देता हूँ। चीन, राहुल गांधी जी, जब चीन ने अतिक्रमण का प्रयास किया, भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना ने जवाब दिया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और सरकार पीछे खड़ी थी। राहुल गांधी जी कहाँ थे? चीन के अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक कहाँ कर रहे थे? राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा चीनी कंपनियों से किसने लेने का काम किया? दूतावास से किसने किया? ये उनको जवाब देना है। दूसरा, महंगाई। इनके समय तो कोविड नहीं आया, उसके बावजूद 13% महंगाई थी कांग्रेस के 2013-14 में। आज कितनी है भारत में? दुनिया भर में 3 गुना महंगाई होगी, लेकिन भारत में मोदी जी के प्रयासों के कारण सरकार ने लगातार प्रयास किए और महंगाई लगातार कम की। हमारी पहले 5 साल की एवरेज महंगाई दर 4.6% है, और अभी की भी इन 4 वर्षों की देखेंगे तो एवरेज 5%, 5.5% से ऊपर नहीं जाती है। ये प्रयास है महंगाई कम करने के। रोजगार की बात करूँ, रोजगार स्वरोजगार दोनों के अवसर दिए। ईपीएफओ का लेटेस्ट डाटा कहता है कि 1 करोड़ 15 लाख नौकरियां फॉर्मल सेक्टर में अभी मिली, जो पिछले 4 सालों की ज़्यादा है। यही नहीं, स्वरोजगार के अवसर बहुत सारे आए। आज स्टार्टअप्स देखिए, लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती तो उद्योग भी लग रहे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत इंपोर्ट करने वाला सबसे ज़्यादा था, अब सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है। कहाँ आयात करते थे, अब निर्यात भी करते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट आयात करते थे, अब एक्सपोर्ट करने पे लग गए। खिलौने आयात करते थे, अब निर्यात करते हैं। ये फ़र्क है, इससे जॉब्स आई है यहाँ पे। तो अगर ये सब हो रहा है, भारत का निर्यात ज़्यादा हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस के समय लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो क्या ऐसे ही होगी? क्या नौकरी नहीं मिल रही? इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, और मोदी जी ने 10 लाख सरकारी नौकरियां इसी वित्तीय वर्ष में देने की बात कही, और अब तक लगभग 4 लाख दे भी दी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, राहुल गांधी का आज का बयान, उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम लीग तो एक सेक्युलर पार्टी है जिससे उन्होंने केरल में गठबंधन कर रखा है। आपको इस बयान से कोई दिक्कत है? और दूसरा ये कि ये मुस्लिम लीग तो भारतीय संविधान के तहत एक रजिस्टर्ड पार्टी है जो केरल के अंदर चुनाव लड़ती है, तो इसको सेक्युलर या नॉन सेक्युलर के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? कांग्रेस के लिए हिंदू आतंकवाद है, और उस समय के गृह मंत्री शिंदे जी ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, भगवा आतंकवाद की बात कह दी। लेकिन मुस्लिम लीग सेकुलर हो गई, धर्मनिरपेक्ष हो गई, और कहते हैं वो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं तो किसकी है?
वही सदस्य जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने 48 में आज़ादी के बाद दल बनाया, राज्यसभा के सदस्य बनते रहे, मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगते रहे और शरिया कानून को लागू करने की बात करते रहे। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जवाब दे, ये बी पोकर कौन है? और मोहम्मद इस्माइल ये कौन है? ये उसी पार्टी के सदस्य हैं। क्या जिन्ना की पार्टी से नहीं आए थे? कौन है ये लोग? और इनको आप सेकुलर कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल कहते हैं। दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी देश की जनता का अपमान करते हैं, जिस जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार नहीं 2 बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनाई, मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। शायद ये हजम ही नहीं कर पा रहे कि भाजपा सत्ता में आके देश को आगे कैसे ले गई। ये तो गरीबी हटाओ के नारे देते थे, इनके समय गरीब और गरीब होता चला गया। लेकिन मोदी जी की सरकार में गरीब कल्याण के कार्यक्रम सेवा भाव से शुरू किए गए, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए गए और डिजिटल पेमेंट्स और बैंक खातों के माध्यम से सीधा खाते में पैसा भेजा गया। आज पारदर्शिता भी आई और जवाबदेही भी हमने तय की है। आज गरीब को लगता है कि उसकी सुनने वाला कोई है, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई है, क्योंकि एक गरीब माँ का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना है। आपसे मैं राहुल गांधी के एक और बयान पर टिप्पणी चाहता हूं। उन्होंने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ तंज किया, उन्होंने तंज भी नहीं व्यंग किया, ये ज़्यादा कहना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वो तो इतिहासकारों को इतिहास समझा सकते हैं, सेना को युद्ध लड़ना सिखा सकते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भगवान अगर आ जाएं तो उनको भी वो बता दें कि ये ब्रह्मांड कैसे चलता है। कैसे देखते हैं आप इस क्रिटिसिज्म? देखिए, हिंदुओं का अपमान करना आम बात है, अब भगवान का भी अपमान करना राहुल गांधी जी की आदत ही बन गई है। यहाँ तक कि अब तो उन्होंने कह दिया कि गुरु नानक देव जी थाईलैंड गए थे, बैंकॉक गए, तो क्या कहना चाहते हैं वो? और वहीं पे उनके कार्यक्रमों में आलोचना होती है किसकी और अपमान होता है किसका? भारत के राष्ट्रगान का, भारत के तिरंगे झंडे का, भारतीय लोगों का, भारत के प्रधानमंत्री का। ऐसा कार्यक्रम जहां पे भारत का अपमान एक बार नहीं बार बार होता है, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान राहुल गांधी होते हैं और वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते दुनिया में कहने की कि भारत तो खत्म है, लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे दुनिया भारत में ब्राइट स्पॉट देखती है, भारत में उम्मीद देखती है, भारत में होप देखती है, भारत के साथ अपना भविष्य देखती है, और राहुल गांधी भारत को बदनाम करने का काम पूरी दुनिया भर में करते हैं। और उस समय दीपक जी, जब मोदी जी 6 दिन की यात्रा करके आए और उस 6 दिनों में 50 मीटिंग्स और उसमें से भी 23 दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनसे मिले, उनसे बैठकें हुई, व्यापारियों से, साहित्यकार से, लेखकों से, बुद्धिजीवियों से बैठकें हुई। भारत के बारे में क्या कहा गया? पापुआ न्यू गिनी के जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने पांव छूकर मोदी जी का स्वागत अभिनंदन किया। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया के सबसे लोकप्रिय पसंदीदा नेता मोदी जी हैं। ट्रू पैट्रियट राष्ट्रपति पुतिन ने कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आप अगले महीने आने वाले हो, मुझे इंतज़ार है। आप इतने लोकप्रिय हो अमेरिका में भी कि मेरे पास टिकटें ख़त्म हो गई, मैं बड़े बड़े लोगों को भी मना करना पड़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज़ द बॉस। क्या ये केवल मोदी जी का सम्मान है? अरे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान इन दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने किया है। ये भारत भारतीयों का सम्मान है और राहुल गांधी जी उसी को ही अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दुनिया में जाके अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी तो बाहर जाते हैं, वो भी कई तरह की बातें करते हैं, वो भी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। एक जापान का बार बार वो बयान कोट करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ, मुझे भारत में पैदा होने से पहले लोगों को शर्म आती थी। तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री भी ये सब तो करते हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं तो अलग गलत क्या है इसमें? वो भी अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट करूँ, 2014 से पहले 2G, कॉमनवेल्थ गेम, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टर्न घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, फिर कोई और घोटाले पे घोटाले थे। उस समय देश के लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी सरकार से। नेता पर विश्वास नहीं था, नीतियां थी नहीं और नीयत में खोट नजर आता था। इन 9 सालों में क्या बदला है? 9 साल ईमानदारी के रहे, सुशासन के रहे
और सेवा भाव से गरीबों के कल्याण के लिए रहे। इस पे तो राहुल गांधी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोलते हैं। अब उनकी अपनी सदन की सदस्यता चली गई, 2 साल की सजा हो गई। अब उनको जाना चाहिए था, ओबीसी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पिछड़ों से माफ़ी नहीं मांगी। कोर्ट ने 4 साल तक वो मुकदमा चलाया, कभी नहीं उन्होंने कहा। जब सजा हो गई तब भी अपील करते दंड पर रोक लग जाती तो सदस्यता बच जाती। अहंकार था गांधी परिवार से, माफ़ी नहीं मांगूंगा, सदस्यता चले गई। तो सदन नहीं चलने दिया, बहाने ढूंढे। अब नया संसद भवन बना तो बहिष्कार करने लगे। खुद जा नहीं सकते पार्लियामेंट तो बाकियों को भी रोक दिया। तो आपको लगता है कि ये रणनीति थी राहुल गांधी या कांग्रेस की कि भाई खुद नहीं जा पा रहे हैं तो बाकियों को रोक दिया? यही रणनीति पे काम किया? देखिए, देश के लिए इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा मौका, आज़ादी के 75वें साल में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने की बात मोदी जी करते हैं, वो भी दिलाई, नई संसद भवन भी बनाया। गौरवशाली इतिहास पर, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराओं पर गर्व करना कहते हैं पंचप्रण में, तीसरा प्रण, तो उस पे भी परंपराओं को निभाने का काम किया। और सेंगोल किसको? माउंटबेटन के समय पंडित नेहरू जी को राजगोपालचारी जी का सुझाव भी था परंपराओं को निभाने के लिए। अधिनियम्स को उस समय भी बुलाया गया था और ट्रांसफर ऑफ पावर उस समय जब हुई अंग्रेजों से तो सेंगोल इनको दिया गया था। कांग्रेस ने तो नेहरू जी की छड़ी बना के जी उसको रख दिया आनंद भवन में। उसको मान सम्मान देना, तमिलनाडु से अधिनियम्स को बुलाना और पूरे तरीके के साथ नए संसद भवन में सेंगोल को जो उचित स्थान है वहां पे रखना। वो तो कह रहे हैं ये तो राजदंड है भाई, ये तो राजाशाही हो गई, लोकतंत्र बचा नहीं, ये कहते हैं कांग्रेस के नेता। राजशाही हो गई है, सेंगोल राजशाही का प्रतीक है। क्योंकि उन लोगों को एक परिवार ही दिखता था, उनके लिए राजशाही हो सकती है। यहाँ तो गरीब माँ का बेटा ईमानदारी के साथ पहले गुजरात में, अब देश में चुनाव लड़के पूर्ण बहुमत की सरकारें पाके 2001 से लेके आज तक लगातार पूर्ण बहुमत की सरकारें चला रहे हैं मोदी जी। ये लोकप्रियता है, लोगों का प्यार है। और इसी आशीर्वाद के कारण दीपक जी वो इतने समर्पित हैं कि अपनी माँ के देहांत के बाद भी 2 घंटों के अंदर देश के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। 17 घंटे की फ्लाइट लेने के 6 दिन की इतनी ताबड़तोड़ यात्रा के बाद उपलब्धियों भरी दिल्ली में लैंड किए, 2.5 घंटे के अंदर यहाँ पे अपना शुरू कर दिया काम करना। ये समर्पण भाव जो देश के प्रति ना, देश को आगे ले जाने का जुनून और जो सेवा है गरीब कल्याण के लिए, सेवा भाव है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक कहा। गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला की, मजदूर की, जवान की, किसान की सरकार होगी। आज हर किसी को लगता है हाँ मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है, मेरी सरकार है। आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, कैसे? मैं बताता हूँ। एक हिंदुओं का प्रतीक सेंगोल आप हाउस के अंदर ले जाते हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, मेरा नहीं। उनका कहना है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। हिंदुओं के प्रतीक सेंगोल को आप हाउस के अंदर तक ले गए, धर्माचार्यों को, अधिनियम को आप हाउस के अंदर ले गए, जबकि मुसलमान जो मौलवी थे उनसे पाठ बाहर ही करा के सर्वधर्म सभा करा दी। देखिए, ये उनका आरोप है। सर्वधर्म प्रार्थना हुई, मोदी जी ने करवाई और हमने उस परंपरा को जो उस समय 75 साल पहले पंडित नेहरू जी के समय की गई थी, अधिनियम्स को बुला के, उनको ही बुला के सेंगोल दिया है। और अधिनियम्स नॉन ब्राह्मण और नॉन दलित हैं, मैं सबके ध्यान के लिए ले आऊँ। अब मैं आगे आता हूं। कांग्रेस का कहना है कि सेंगोल एक झूठा नैरेटिव है, एक कहानी मनाई है। मेरे ख्याल से उनके ऑफिशियल प्रवक्ता जो मीडिया के इंचार्ज है उन्होंने इस बात को ट्वीट किया कि झूठा नैरेटिव है, फर्जी नैरेटिव है। किसने? कांग्रेस ने कहा जी। अब वो नेहरू जी का ही नहीं सम्मान करना चाहते तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपने कहा नेहरू जी ने उस परंपरा को निभाया। फिर मैंने आपने अगला सवाल पूछा मुस्लिम लीग के बारे में। मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी ने आज मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, कहा कि वो सेक्युलर पार्टी है, लेकिन नेहरू जी एक जमाने में इसका विरोध करते रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? राहुल गांधी जी के लिए भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। पाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोती हैं। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और मुस्लिम लीग इनको सेकुलर नजर आती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अब कांग्रेस बचाव में आई तो कहती है ये वो मुस्लिम लीग नहीं। राहुल गांधी जी, अगर आपको मुस्लिम लीग सेकुलर लगती है तो स्पष्ट नजर आता है
आप अमेठी के बाद वायनाड में भी अपने आप को कमजोर विकेट पे देख रहे हो, तभी मजबूरी सामने नजर आती है कि आपको अब सेकुलर मुस्लिम लीग को कहना पड़ रहा है। राहुल गांधी की सजा पर स्टे नहीं होता है तो टेक्निकली क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे अनुराग जी? मैं इतना ही कहूँगा, कानून स्पष्ट है, 2 साल की सज़ा वाले के लिए एज पर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बड़ा क्लैरिटी है। दूसरा, राहुल जी के पास एक अवसर था, ओबीसी समाज से माफ़ी मांग लेते, ख़त्म हो जाता। कोर्ट ने मान लीजिए दंड 2 साल का दे भी दिया, इनके अहंकार के चलते इन्होंने अपील तक नहीं की। तो जैसे ही कोर्ट का निर्णय आता है वैसे ही आपकी सदस्यता चली जाती है। तो केवल नोटिफिकेशन लोकसभा को करनी होती है कि आपका सदस्यता चले गई। इससे पहले कईयों की गई, लालू प्रसाद यादव जी की, जयललिता जी की, कई सांसदों की, कई मंत्रियों की, लक्षद्वीप के एमपी की भी गई, लेकिन वो अपील करने गए, दंड पर रोक लगवाने गए। ठीक है, दंड पर रोक लगाने आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आगे चलूं उससे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। मैं आना चाहता हूं पहलवानों के मुद्दे पर भी आना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल जानना चाहता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे अपोजिशन को एक होना चाहिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं, पटना में उनकी एक मीटिंग भी है। क्या आपको लगता है कि सभी विपक्षी दल एक साथ आ पाएंगे बीजेपी को हराने के लिए? आपका क्या कैलकुलेशन है? केसीआर की बात भी कर लो, आप टीएमसी की भी कर लो, आप आम आदमी पार्टी की भी कर लो, आप अन्य दलों की कर लो। एक अनार 100 बीमार। अभी तो आपने 2-2 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई उठता है, कोई बैठता है, और एक दिन समर्थन देने आता है, दूसरे दिन से बयान कुछ और हो जाते हैं। इनके अपने राजस्थान में छोड़िए, बाकी तो कहाँ पे। मुख्यमंत्री और सचिन पायलट जी दोनों के बीच में रोज कहते हैं ट्रूस होगी, लेकिन अपनी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाते हैं। दूसरा, क्या पहले गठबंधन इन्होंने नहीं किया? महागठबंधन पिछली बार भी हुआ, तब भी लोगों ने भ्रष्ट चेहरे देख के वोट नहीं दिया इन लोगों को, और अब भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। 2014 में भी उन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली कांग्रेस को नहीं, एक ईमानदार नेता को चुना था। और अब भी लोग चाहते हैं कि स्थिरता, निरंतरता बनी रहे और अच्छे नेतृत्व के अंतर्गत हमारा देश आगे बढ़ता रहे। तो स्थिरता, निरंतरता के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत आवश्यक है। इसलिए जनता फिर एक बार मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री चुनेगी। लोग जानते हैं देश को सुरक्षित भी रखना है, सुशासन भी लाना है, गरीब कल्याण भी करना है और विकसित भारत भी बनाना है, तो मोदी जी को लाना है। आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी मोदी जी को हरा पाएंगे 2024 के चुनाव में? देखिए, वायनाड तो जीतने की कोशिश करें, अमेठी में तो वापस गए नहीं। देखिए, रायबरेली, अमेठी में जहाँ पे गांधी परिवार को इतने सालों तक जिताया गया, सोनिया जी ही नहीं गई, अभी उनके पोस्टर लगे पड़े वहाँ पे कि कहाँ पर हैं। दूसरा, यहाँ पर फाउंडेशन तो कर दिए प्रोजेक्टों के, चालू ही कभी नहीं। 10-10 साल इनकी सरकार रही साहब। इन्होंने, अटल जी ने जो टनल का, रोहतांग टनल का शिलान्यास किया था, जिसको अब अटल टनल कहा जाता है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 10,000 फीट की हाइट पे, 10 साल तक कांग्रेस ने उस पर ना के बराबर काम किया। मोदी जी ने आके पूरा करके समर्पित किया। लोग जानते हैं कि इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। अमेठी, रायबरेली में बुरी हालत है साहब। अब ये जब वायनाड गए तो उत्तर भारतीयों के बारे में इनकी टिप्पणी क्या थी राहुल गांधी जी की, कि इनको तो पता नहीं, क्या क्या नहीं बोल दिया। यानी कि जहाँ से आप इतनी बार एमपी रहे, उन्हीं पे आपने कटाक्ष कर दिए एक चुनाव हारने के बाद। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इनकी जो दुर्गति होती है, इसका कारण क्या है? इनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं और देश की जनता भी इन पर विश्वास नहीं करेगी। पर क्या जीत हरा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को राहुल गांधी जी? आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे, देश की जनता देश को बड़ी मुश्किल से, संकट से निकाल के सुशासन और विकास के रास्ते पे लाई है। अब वापस भ्रष्टाचार के रास्ते पे नहीं लेके जाएगी। जनता देश को आगे बढ़ते और देश का सम्मान देख रही है। आज भारत के पासपोर्ट वालों की दुनिया में क्या इज्जत होती है, भारत के नेतृत्व की क्या इज्जत होती है, दुनिया की कंपनियां आज भारत में निवेश करने के लिए क्यों सोचती हैं,
उनको लगता है यहाँ पे एक निर्णायक सरकार है, सुशासन है और कॉन्टिन्यूटी स्टेबिलिटी यानी कि स्थिर सरकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है साहब। जिसको हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आनी है उसको स्थिरता चाहिए, निर्णय करने वाले लोग चाहिए, और मोदी जी ने वो किया है। कानूनों में कमी भी लाए, कॉम्प्लायंसेस में भी कमी लाए, यानी कि पुराने सड़े गले कानून खत्म कर दिए। अब लोगों को ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग ने अच्छा किया है। लेकिन दीपक जी, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे में अभी बहुत आगे जाना है। हम ये नहीं कह सकते हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हमने इतने करोड़ घर, इतने नल, इतना ये सब कर दिया। नहीं, हमें आगे जाना है, जो स्थान भारत का है उसको पाना है, विकसित भारत बनाना है और अपने गौरवशाली इतिहास पे भी गर्व करना है। आज की पीढ़ी को ये गर्व होना चाहिए कि 9 सालों में जो पहले कभी सोचा ना था, सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम, बुद्ध सर्किट, फिर करतारपुर कॉरिडोर, हेमकुंड साहब पे रोपवे और अब दिव्य और भव्य राम मंदिर बनाने का काम भी किया। ये पहले नहीं हुआ। अब ये विकास भी है, विरासत भी है, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और हमारी परंपराओं को बचाने और आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है। अब मैं आता हूँ सबसे गंभीर मुद्दे पर, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप खुद खेल मंत्री भी हैं। पहलवानों का आंदोलन, बेटियों को सड़क पे आना पड़ा, और जब वही बेटियां संसद तक जाना चाहती थी, क्योंकि वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाया गया था, उनको पकड़ पकड़ के पुलिस ने बंद कर दिया। वो आरोप भी लगाती कि उनके साथ अभद्रता हुई। क्या इस नैरेटिव से आपको नहीं लगता कि आपकी छवि को नुकसान हो रहा है, सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है? देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को सड़कों पे उतरना पड़े। ये एक गंभीर विषय है, आरोप भी गंभीर है, और हमने बहुत संवेदनशील तरीके से इसको लिया भी और गंभीरता से इस पे काम भी किया। पुलिस की जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज कर ली है। हम चाहते हैं कि तेजी से निष्पक्ष जांच हो, जल्द चार्जशीट दायर की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। और उससे पहले जब मैं व्यक्तिगत रूप से भी सभी पहलवानों से मिला, जो तीनों ने प्रदर्शन किया, तीनों से मैं मिला और कमेटी बनाने की बात हुई। वहाँ से लेके WFI की डे टू डे वर्किंग बंद करके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एडहॉक कमेटी बना के वो चला रही है। वो सारे काम किए जो कहे थे। हम चाहते हैं देश के सामने सच भी आए, निष्पक्ष जांच भी हो और उचित कार्रवाई भी हो। आप कह रहे हैं ऐसा, लेकिन न्याय होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। कहावत है बड़ी पुरानी कि जस्टिस जो है वो होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो तस्वीरों वाली छवि है आंदोलन वाली, आपने कहा न करना पड़े, ठीक है, लेकिन उनकी अपनी एक मांग है और बहुत गंभीरतम आरोप उन्होंने लगाया है। आपको नहीं लगता आपका बड़ा एक वोट बैंक जो महिला है उस पर जो है उस पर बुरा असर पड़ता है? देखिए दीपक जी, हमने खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत काम पिछले 9 वर्षों में किए हैं। भारत के आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम में और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी आज तक नहीं इतने आए तो सरकार ने बजट भी 3 गुना से ज़्यादा किया, सुविधाएं भी की, मनोबल भी बढ़ाया, सेंटर्स भी ज़्यादा खोले। 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोल रहे हैं, 3 गुना ज़्यादा बजट कर दिया। खिलाड़ियों का रहना, भोजन, ट्रेनिंग, देश विदेश सारा खर्चा भारत सरकार सहती है और 6 लाख रुपए तक जेब खर्च भी देती है। हमने सुविधाएं भी दी, सम्मान भी दिया। हम चाहते हैं न्याय हो। सरकार ने सब कदम उठाए, आगे भी उठाएंगे, लेकिन जांच प्रक्रिया ये कानून के अनुसार हो रही है, दिल्ली पुलिस कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हल्फनामा देके कहा कि एफआईआर दर्ज करके जल्द जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो बड़ा कोई नहीं। मैंने इतना ही निवेदन मेरा खिलाड़ियों से है कि जांच पूरी होने दें और चार्जशीट दायर होने दें और उचित कार्रवाई का इंतजार करें। उनका ये कहना है कि पॉस्को जैसा वो केस लगा है और पॉस्को केस लगने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके आधार पर फिर कार्रवाई होनी चाहिए, पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी की मांग आपको क्या उचित लगती है? कानून के अनुसार जो कदम दिल्ली पुलिस को उठाने थे मुझे लगता है उन्होंने उठाए हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, यहाँ किसी को कोई बचाने का किसी का प्रयास नहीं, किसी को मतलब किसी को भी। हमारे लिए देश का हर नागरिक एक समान है और खिलाड़ियों के प्रति हमारा जो रुख सरकार का रहा है, खेलों के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति,
बहुत स्पष्ट रहा, हमने सदन को बढ़ावा ही दिया है, आगे भी देंगे। लेकिन जहां कानूनी प्रक्रिया की बात आती है तो कानून, न्यायिक जांच या पुलिस जांच सबूतों के आधार पर ही उनको अपना काम करना है। हमने जितनी रिपोर्ट में सब कुछ इकट्ठे हुए थे, सब कागज दिल्ली पुलिस को सौंप दिए हैं, वो अपनी जांच तेजी से कर रही है। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, रेसलिंग फेडरेशन ने कहा कि अगर चुनाव नहीं हुए तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, फिर शायद हमें एक देश के तौर पे खेल नहीं पाए। मैं इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं समझता, आप खेल मंत्री, आप समझाइए कि क्या 45 दिन में चुनाव हो पाएंगे, उनके जो एक शायद डेडलाइन है ऐसी कुछ। नहीं, निश्चित तौर पे चुनाव करवाने हैं, जल्द ही करवाने हैं, और एक बॉडी संवैधानिक तरीके से जो तरीका है, मेंबर्स आके अपना वोट करें, अपने अगले अध्यक्ष सचिव को चुने, वो आईओ के जिम्मे हमने लगा रखा है। आईओ ने जैसे अभी महत्वपूर्ण थे ट्रायल्स पहले करवाने जी, तो पहले ट्रायल्स हज़ारों खिलाड़ियों ने आके दे दिए, चयन भी हो गया, उनके कैंप्स भी शुरू हो गए। अगले ट्रायल शायद 5 तारीख को, जिसमें 2500 खिलाड़ियों ने और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनके भी ट्रायल्स होने वाले हैं। इसके बाद शायद वो लोग एशियन गेम्स के लिए ट्रायल्स भी जल्द करवाएंगे। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ, बाकी पहलवान हैं वो खेल रहे हैं, लगातार ट्रायल्स में जा रहे हैं, तो इस लड़ाई से क्या खेल का नुकसान नहीं हो रहा है? हम नहीं चाहते किसी खेल खिलाड़ी किसी का भी नुकसान हो, इसलिए मैंने निवेदन किया था और आज फिर सभी खिलाड़ियों से निवेदन करता हूँ, तीनों से ही, कि जांच पूरी होने जाएगी, चार्जशीट भी फाइल होगी, तब तक का इंतज़ार करें और विश्वास करें दिल्ली पुलिस पर भी और देश के न्यायालय पर भी। एक आखिरी सवाल इस संबंध में पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस कहती है सरकार का अहंकार है जिसके चलते वो ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करा दी, जांच शुरू करा दी, और क्या कार्रवाई? डब्ल्यूएफआई का कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो भी एडहॉक कमेटी कर रही है। कांग्रेस को अगर इस पे राजनीति करनी तो मैं इस विषय पे राजनीति नहीं करूंगा, वो कह रहे हैं क्योंकि मेरे लिए ये खेल और खिलाड़ियों के सम्मान की बात है। खेल और खिलाड़ियों के क्षेत्र में एक निष्पक्ष जांच की बात है, इसलिए किसी को राजनीति करनी हो 10 जगह और कर सकता है, कम से कम खिलाड़ियों के नाम पे राजनीति ना करें। हम चाहते हैं हमारे खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच हो, गंभीरता से हो, निष्पक्ष हो, चार्जशीट दायर हो, लेकिन कोई उस पर राजनीति करने आए तो कम से कम उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ द केरला स्टोरी के बारे में। कल नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि उनको नाजी जर्मनी की याद आ रही है और बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि केरला स्टोरी हिट हो गई और अफवाह फिल्म का ये एक कोई और आई भीड़, वो फ्लॉप हो गई। बड़ा डेंजरस ट्रेंड है ये। कुछ लोग चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोलेंगे। आखिरकार केरला स्टोरी का विरोध क्यों? कश्मीर फाइल्स का विरोध क्यों? क्या समाज से जुड़े हुए कोई चिंताजनक विषयों पर अगर फिल्म बनी है तो इस पे इतनी तीखी बात है? और ये पहली बार नहीं, ये इकोसिस्टम एक देश में ऐसा खड़ा हो गया है कि कोई विदेश में बोलता तो यहाँ पे भी कईयों के सुर मिलने शुरू हो जाते हैं और ये देश को अपमानित करने का काम करते हैं। मैं सूचना प्रसारण मंत्री हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, आपने जो सवाल पूछा मैंने हर सवाल का जवाब दिया। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी आपको किसी विषय पर अपनी कोई फिल्म बनानी है, आप बनाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उसके एक एक पहलू पर देखता है ताकि समाज में उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। कुछ और फिल्मों पे भी बात है, मैंने तब भी कहा था ये काम सीबीएफसी का है, उनको करने दीजिए। जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं, ये उनका काम है और वो हर पहलू पे देख के करते हैं। और फिल्म बनाने वालों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है कि समाज से जुड़े कई विषयों पर, पूर्व में भी फिल्में बनती रही। कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आंधी पिक्चर हो या बाकी हो तो उस पर बैन लगाने का काम किया जाता था। इंदिरा जी के समय, इमरजेंसी के काल से लेकर बाकी सब में भी। मैं इतना ही कहूँगा कि समय अलग है। शायद कुछ लोग भारत के बढ़ते कदमों को देख नहीं पा रहे, कोई भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। कईयों को कभी ये विश्वास ही नहीं था कि भारत इस स्थान तक पहुंच जाएगा, वो हजम नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको नफरत मुझसे हो सकती है, मेरी पार्टी से हो सकती है, मेरे नेता से हो सकती है, देश को बदनाम ना करें। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, देश को बदनाम ना करें। वो तो कह रहे हैं मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ और मेरी मोहब्बत की दुकान खुल गई है। देखिए कर्नाटक में मेरी जीत, कह रहे हैं कांग्रेसी ऐसा। मोहब्बत की दुकान देश के लोगों ने देखी है,
नफरत की दुकान देखी है जब 84 के दंगों में सिखों का कत्लेआम, महिलाओं का बलात्कार और अत्याचार करने का काम किया था। मोहब्बत की दुकान देखी जब देश के अधिकतर दंगे कांग्रेस के नाम पर बोलते हैं। मोहब्बत की दुकान देखी जब हिंदू आतंकवाद बार बार कांग्रेस पार्टी बोलती है। अगर ये मोहब्बत की दुकान है तो ये इनको ही मुबारक हो। देश को ऐसी मोहब्बत की दुकान नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो काम करते रहें और बढ़िया करें और अच्छा करें। हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थे अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि 9 साल कितने कमाल। अब सवाल ये उठता है कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे? जी हाँ, इसका हम सबको इंतजार रहेगा। इसीलिए जी न्यूज़ पर हर छोटी बड़ी अपडेट आप लगातार देखते रहिए।